होने वाले हैं। आई थिंक प्रीलिम्स स्टार्ट हैं 4 अक्टूबर से आपके प्रीलिम्स हैं। सो कई बच्चों के होंगे, कई उन्हें नहीं भरा होगा फॉर्म्स। तो हम अभी सीसेट का वो पोर्शन देखते हैं जो मतलब आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसे अभी, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। सो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप पूरा डिटेल्ड एकदम पढ़ सकते हो और हर चीज़ मैथ्स में जान जाओ। हर चीज़ जानना तो काफ़ी मुश्किल है अभी इतने कम टाइम में, बट डेफिनेटली मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप कैसे किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे के आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वैसे मार्क्स का कोई मतलब है नहीं इसमें, आपको ये पासिंग सब्जेक्ट रहता है। सो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एटलीस्ट इतने आप श्योर कर लीजिए कि आपसे आ जाएंगे। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, यूपीएससी के प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, ठीक है, सीसेट में। 80 क्वेश्चंस में से फर्स्ट 26 मान सकते हैं आपके। 26 क्वेश्चंस आप ले लीजिए कि आपके पैसेज से होंगे, जिसमें आपको पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बट सेकेंड थॉट वो काफ़ी कुछ सही भी होता है, मतलब आपको करना है उसे भी। लेकिन फर्स्ट आई सजेस्ट यू कि आप आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एनालिटिकल रीजनिंग से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। सो आपके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट वो पैसेज देता है, ठीक है, और आप उसको पढ़ के आंसर आपको बताना रहता है। तो इसका ये भी हम 2-3 पैसेज करेंगे, ठीक है। आपका करीब अभी आप 2-3 हमारे ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उसके बाद हम इसको भी लेंगे, पैसेज भी लेंगे। करीब एटलीस्ट आई वांट कि आपके मैं 10 पैसेज करवा दूं तो आपको पता चले कि कैसे देते हैं आंसर। बट मैं अभी आपको शॉर्ट बता देती हूँ, हमेशा पहले एक बार क्वेश्चन गो थ्रू जरूर करिए पैसेज के, जस्ट एक बार, बार बार नहीं, एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करिए। आपके दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए कि क्वेश्चन किस किस चीज़ों से रिलेटेड है, किन किन चीज़ों से रिलेटेड पूछा गया है, और फिर आप पैसेज पढ़िए। और अगर आपके दिमाग में आता है पैसेज पढ़ते समय कि हाँ ये वर्ड आया है क्वेश्चन में कहीं, तो बस उसको हाईलाइट करिए पेंसिल से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना रहेगा, वो हम बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे। सेकंड जो आपका है, सेकंड पार्ट होता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है, क्वांट का होता है। हाँ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ आप पढ़ चुके हो। इसमें आपके ऑलमोस्ट 26-27 क्वेश्चंस इसमें भी कवर करता है। मतलब अगर टोटल आपके 80 हैं तो ये मानिए कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे लेके सब में बराबर क्वेश्चंस देता है सीसेट। तो 25-26 आपके क्वेश्चन क्वांटिटेटिव में रहते हैं, क्वांट में रहते हैं। थर्ड आपका जो होता है, थर्ड होता है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी कुछ हद तक हमारी कवर हो चुकी हैं। नीचे के दोनों पोर्शंस हमारे काफ़ी कुछ कवर हो चुके हैं, क्वांट भी और एनालिटिकल रीजनिंग भी, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ जिसको आपको रिवाइज करना है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। और आपको जो वैसे तो सारे टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हैं इसमें आता है क्वेश्चन, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि ये सारे आप अगर केवल हाफ एन आवर, अगर मैं मानूँ कि एक वीडियो मान लीजिए हाफ एन आवर का है और आपको एक टॉपिक पे अगर 2 क्वेश्चन आने हैं, अगर आपने 2 वीडियो हैं तो 2 वीडियोज़ में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तय हैं आने, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ डिवाइड कीजिए कि एटलीस्ट 1 आवर, 1.5 आवर आप डेली सीसेट को दीजिए अपने, ठीक है, वीडियोस को ही दे के दीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे आप क्या करिए, जस्ट एक बार सारी चीज़ें गो थ्रू करिए, बस 1 घंटे 1.5 घंटे में केवल फॉर्मूले, थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना हो ऐसा आप गो थ्रू करिए। आप जब एक बार किए रहोगे तो आपसे सब कुछ आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं आता है, बहुत ही ईजी बेसिक सी चीज़ें आती हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमने जो पढ़ा है पता नहीं उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं, उसी से ही क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो आज हम 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2016 के क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी, देखिए जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज से घुमा फिरा के 1-2 क्वेश्चन आपको देता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन से 1-2 क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एक कॉमन, एक जनरल मैथमेटिक्स पे क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको केवल मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद ग्राफ से आपको एक आध क्वेश्चन दे देगा, ग्राफ से कभी मिस भी करता है, कभी स्किप भी करता है ज़्यादातर, ठीक है, तो और देता भी है। ग्राफ भी आ जाए वो हम जरूर कवर करेंगे। ग्राफ में आपको अपना ये 2016 का क्वेश्चन पेपर होने के बाद हम ग्राफ वाला टॉपिक फिनिश करेंगे, क्योंकि अगर वो
आता है तो उससे करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं है, एक पार्ट में आपका पूरा वीडियो फिनिश हो जाएगा और फिर हम उसको क्या करेंगे, उससे कुछ 2-4 क्वेश्चन लेके अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, आपके सीसेट के उठाएंगे। चलिए, तो T016 के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रही हूँ मैं, 2 पार्ट्स में होगा, उसके बाद आपका एनालिटिकल रीजनिंग होगा, वो भी मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए, बट आपका दोनों वीडियोस मिलके एटलीस्ट आपका 3 वीडियोस में आपका एक पेपर फिनिश हो जाए, या 4 भी बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना टाइम तो लगना ही है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको बताना भी है कि इसकी मेथड क्या ली। आप ये मत सोचिए कि अरे 15 क्वेश्चन आधे घंटे में सॉल्व हुए या 40 मिनट्स में सॉल्व हुए, मैं इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगी, लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों को होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे क्या मेथड है उसकी, क्या नहीं। तो रिवाइज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का वीडियो जरूर देखिए और देखिए कि हमने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो our first question is, there are some nectar filled flowers on a tree and some bees are hovering on it, ठीक है। मतलब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने हर वीडियो में अपने बोला है, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बोले वो सुनते जाना है और अगर कैलकुलेशन या इक्वेशन से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो उसको लिखते जाना है, ठीक है। तो अभी देखिए, there are some nectar filled flowers on a tree and some bees are hovering on it. If one bee lands on each flower, one bee will be left out. क्या कह रहे? If one bee lands on each flower, one bee will be left out. अगर नंबर ऑफ फ्लावर मैंने ले लिया है x और नंबर ऑफ बीज ले लिया है मैंने मान लीजिए y, तो क्या कह रहा है कि अगर हर एक मक्खी हर एक फ्लावर पे बैठती है तो लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, वन बी विल बी लेफ्ट आउट, एक मक्खी बच जाती है। तो आज यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहती हूँ 9 मक्खियाँ हैं और 10 फ्लावर हैं, तो हर एक मक्खी एक फ्लावर पे बैठेगी तो एक फ्लावर बच जाएगा। यानी अगर मैं इसको मानूँ x हमने लिया है, नंबर ऑफ बीज को y लिया है, नंबर ऑफ फ्लावर को x लिया है, तो देखिए x इज इक्वल टू y प्लस 1 है, क्योंकि एक फ्लावर बच रहा है ना आपका। अगर एक मक्खी एक फ्लावर पे बैठती है तो 9 मक्खियां 9 फ्लावर पे बैठ जाएंगी, एक फ्लावर बच जाएगा। यानी क्या आ जाता है आपका y इज इक्वल टू x प्लस 1 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा है, अब अगला इसका स्टेटमेंट है, इफ 2 bees land on each flower, 1 flower will be left out। अब कह रहा है अगर 2 मक्खियां एक फ्लावर पे बैठती है तो एक फ्लावर बच जाता है, ठीक है। 2 मक्खियां हैं एक फ्लावर पे बैठती है, तो मतलब अगर 2 मक्खियां एक फ्लावर पे बैठती हैं तो उनको कितने फ्लावर्स की जरूरत पड़ेगी? जितनी मक्खियां हैं डिवाइडेड बाई 2, तो कितने फ्लावर्स की जरूरत पड़ेगी? हमारी मक्खियां कितनी हैं? y, तो y है तो y बाई 2, इतने फ्लावर्स चाहिए क्योंकि 2 मक्खियां एक ही फ्लावर्स पे काम कर चला रही ना। तो नंबर ऑफ बीज जो है अगर y है तो टोटल फ्लावर्स कितने होने चाहिए? y बाई 2। अब क्या कह रहा है कि एक फ्लावर बच जाता है, अगर इसमें प्लस 1 कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स मिल जाएगा, ठीक है। एक ही फ्लावर बच रहा है ना, तो उस फ्लावर जो बचे हुआ फ्लावर है उसको अगर प्लस 1 कर दोगे तो नंबर ऑफ टोटल फ्लावर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप y की, यहाँ y इज इक्वल टू x प्लस 1 है तो यहाँ भी y में निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा और बाई 2 और ये 2x हो जाएगा, 2x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 है, यहाँ y इज इक्वल टू x प्लस 1 है। दोनों y तो इक्वल ही होंगे ना, क्योंकि दोनों ही y हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इन दोनों को, इक्वेशन 1 और 2 को। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, इधर करेंगे तो x आ जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा और ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 4 है। अब देख लीजिए, हमेशा ध्यान रखिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी, एक बार जस्ट चेक कर लीजिए जिससे सीसेट में आपका कुछ भी गलत ना हो। क्या कह रहा है कि हर एक मक्खी एक फ्लावर पे बैठेगी, अगर हर एक मक्खी एक फ्लावर पे बैठ जाए तो फ्लावर कितने हैं? 3 ही है ना, तो 3 मक्खियाँ 3 फ्लावर पे बैठ जाएगी, एक मक्खी लेफ्ट आउट हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, यदि 2 मक्खी एक फ्लावर पे बैठ जाए तो 4 मक्खियाँ हैं, 2 एक पे बैठी, 2 दूसरे पे बैठी, तो 2 फ्लावर यूज हो गए, 4/2, 2 फ्लावर्स यूज हो गए, तो बचा कितना? 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट, यानी अपना आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्लावर इज 3, नंबर ऑफ बीज इज इक्वल टू 4,
ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, द नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड बीज रेस्पेक्टिवली आर, तो 3 and 4 भी दिया रहेगा, 4 and 3 भी दिया रहेगा, बट पहले क्या बोल रहे हैं, फ्लावर्स एंड बीज रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस क्रम में आपको क्वेश्चन पूछा है उसी क्रम में आंसर दीजिए, पहले फ्लावर्स का नंबर देन बीज का नंबर। तो फ्लावर्स कितने हैं 3 एंड बीज कितनी है 4, तो आंसर विल बी 3 and 4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अ कस्टमर। ठीक है, 19,000 क्वांटिटी दिया है, 19,000, Q इज इक्वल टू कितना दिया है 19,000 किसी प्रोडक्ट का। द फर्म प्रोड्यूसेस 1,000 क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे, आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट फॉर सेल। कोई फर्म है वो 1,000 प्रोडक्ट पर डे करती है, ठीक है, पर डे प्रोड्यूस करती है, 5% इसमें से अनफिट होता है सेल के लिए, तो कितने बचते कितने 5%, 1,000 का 5% कितना होता है 50 होता है, तो अगर 50 अनफिट निकल गए तो बचे कितने 950, यानी 950 ही सेल कर सकते हैं। तो अब 950 अगर एक दिन में वो प्रोड्यूस करती है सेल करने लायक, तो 19,000 क्या यही पूछा है, हाउ मेनी डेज विल बी द ऑर्डर कंप्लीटेड, तो 19,000 कब तक में बनाएगी, भाई अनफिट तो आप नहीं बेच सकते ना, तो अनफिट को घटाना पड़ेगा, तो 5% ऑफ 1,000 दे रहा है कि अनफिट है। ठीक है, तो पहले अनफिट कितने हैं ये निकालना है, परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करिए, 5% ऑफ 1,000 इज इक्वल टू, देख लीजिए अपन 100 करेंगे आ जाएगा 50 कर दीजिए, तो 50,000 में 50 माइनस कर दिया, 50 अनफिट है, तो फिट कितने हैं 950। अब 950 फिट यूनिट्स बनती है एक दिन में, तो 19,000 कितने दिन में बनेगी 19,000 डिवाइडेड बाई 950, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन इंक्लूसिव ऑफ परसेंटेज। ठीक है, बचेगा 20 डेज, आंसर विल बी 20 डेज। कितना इजी है, कितना जल्दी हुआ, देखिए आंसर इज 20 डेज सी। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो क्वेश्चन, परसेंटेज से आ गया और एक जनरल कैलकुलेशन जनरल मैथमेटिक्स से हो गया। ठीक है, मैं आपको बताती जा रही हूँ कौन सा किसका है, तो आप वो सी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए कैसे करना है। अगला देखिए, अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM एंड लास्ट टिल 2:27 PM, 11 AM to 27 PM। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इसके बीच में 4 पीरियड्स लगते हैं, 4 पीरियड्स। ठीक है, 4 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। क्या कह रहा है, अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स इज गिवन टू द स्टूडेंट्स आफ्टर ईच, आफ्टर एवरी पीरियड अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स इज गिवन टू द स्टूडेंट्स। कंफ्यूज मत होइएगा, जब पहला पीरियड लगेगा फर्स्ट लगेगा, उसके बाद सेकंड लगेगा, उसके बाद थर्ड लगेगा, उसके बाद फोर्थ लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसके किसके बीच में होगा, फर्स्ट के पहले तो रेस्ट दिया नहीं जाएगा, फर्स्ट और सेकंड लगा, उसके बाद यहाँ पे एक 5 मिनट्स का रेस्ट हो गया सेकंड के बाद, फिर सेकंड और थर्ड लगा, उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट्स का रेस्ट हो गया सेकंड एंड थर्ड के बाद। तो फर्स्ट लगा सेकंड लगा, फर्स्ट के बाद सेकंड सीधा लगेगा, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड के बाद एक लगा, सेकंड एंड थर्ड के लगा, उसके बाद एक लगा, यानी फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हुआ तो उस पर 5 मिनट का रेस्ट हुआ, सेकंड स्टार्ट हुआ, सेकंड कंप्लीट हुआ तो फिर 5 मिनट का रेस्ट हुआ और थर्ड स्टार्ट हो गया। अब थर्ड स्टार्ट हुआ, थर्ड कंप्लीट होगा, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट होगा और फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ स्टार्ट मतलब क्या हुआ, 1 से सेकंड के बीच में एक तो आपका फर्स्ट पीरियड के बाद ब्रेक हो गया, दूसरा सेकंड पीरियड के बाद ब्रेक हो जाएगा, तीसरा थर्ड पीरियड के बाद ब्रेक हो जाएगा, लेकिन फोर्थ पीरियड के बाद कोई ब्रेक नहीं होगा क्योंकि तब तो क्लास ही एंड हो जाएगी ना, और फर्स्ट के पहले कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो सीधे ब्रेक को नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, कितने वो है, कितना ड्यूरेशन आ रहा है, कौन से 2 पीरियड एंड और स्टार्ट हो रहे हैं, तो एंड स्टार्ट के बीच में आपको गैप देना है 5 5 5। ठीक है, तो अगर 4 पीरियड्स हैं तो 3 बार गैप मिलेगा, यानी 15 मिनट्स का गैप मिल गया, 15 मिनट्स का गैप मिल गया, सिंपली 15 मिनट्स का गैप मिल गया, इसमें 15 घटा दीजिए कितना होता है, 15 मिनट घटा दीजिए 27 में 12 हुआ, यानी 2:12 आपकी इफेक्टिव क्लास टाइमिंग हो गई। तो 11 से 2:12 के बीच में कितने घंटे होते हैं, देखिए 11 to 12 1 आवर, 12 to 1 2 आवर्स, एंड 1 to 2 3 आवर्स और 12 मिनट्स, यानी
3 hours 12 minutes हो गए, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या कह रहा है, द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज 3 hours 12 minutes। 3 hours यानी 3 into 60 मिनट्स, और फिर 12 मिनट्स यानी 12 मिनट्स कितना हो गया, 180 12 कितना होता है 192। अब ये 192 इफेक्टिव टाइम है क्लास का, और 4 पीरियड है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो पर पीरियड हो जाएगा आपका 4 चौक 16 एंड 3 32, 4 8 32, 48 मिनट्स का पर पीरियड होगा आपका, ठीक है। द आंसर इज ए 48 मिनट्स। ओके, सो अभी समझ में आया इसको। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधे 5 into 4 कर देते हैं। 4 लेक्चर्स हैं, 5 मिनट का हर लेक्चर पे गैप है, 5 into 4 करो, 20 आया माइनस कर दो। नहीं, गैप किसके बीच में दिया जाएगा, जब एक चीज खत्म हो दूसरी स्टार्ट हो तब तो गैप दिया जाएगा ना। अगर मेरा क्लास ही 11 बजे से, तो उसके पहले कैसा 5 मिनट का गैप, वो तो छुट्टी ही छुट्टी है। अगर मेरा पीरियड एंड हो रहा है 4 o'clock पे, तो उसके बाद भी कोई गैप नहीं, वो भी छुट्टी है, ठीक है। तो उसके बीच में ही गैप होगा ना पीरियड्स के। तो ऐसे आप इसको ध्यान से, बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस और अपना दिमाग यूज करिएगा, एंड तब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइएगा। एंड मेक श्योर कि आप क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम तरीके से अच्छे से एक बार में सही सॉल्व करें, गलत होने के चांसेस मत रखिएगा। अगला देखिए, 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी नीड्स टू क्रॉस अ ब्रिज। 4 दोस्तों को ब्रिज क्रॉस करनी है। A maximum of 2 persons can cross it at a time। 2 लोग एक साथ क्रॉस कर सकते हैं, 2 persons, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, इट इज नाइट एंड दे जस्ट हैव 1 लैम्प, एक ही लैम्प है। Persons that cross the bridge must carry the lamp to find the way। A pair must walk together at the speed of slower person। slower person की स्पीड से वॉक करना है, पेयर ही वॉक करेगा, अकेला नहीं वॉक करेगा, ठीक है। क्योंकि लैम्प, भाई लैम्प दिखाना पड़ेगा ना, कह रहा है ना कि नाइट है तो उनको लैम्प कैरी करना है, तो लैम्प कैरी करने के लिए लैम्प का वापस आना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि 4 दोस्त हैं और एक बार में 2 ही लोग क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अ पेयर मस्ट वॉक टुगेदर एट द स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन। पेयर ही वॉक कर सकता है एक साथ कम वाले की स्पीड के लिए, ठीक है, कम वाले की स्पीड पे, मतलब ये कह रहा है कि कम वाले की स्पीड पे चलना है। अगला क्या है, आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज द पर्सन हैविंग फास्टर स्पीड इन देयर पेयर विल रिटर्न विद द लैम्प ईच टाइम टू अकम्पनी अनदर पर्सन। जब ब्रिज क्रॉस हो जाए तो जो हायर स्पीड वाला पर्सन है वो लौटेगा, ठीक है, दूसरे को लेने के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, Finally, the lamp has to be returned at the original place and the person who returns the lamp has to cross the bridge again without lamp। मतलब फाइनली लास्ट में क्या होना है कि केवल जो आपका ये आपका लैम्प रिटर्न करने के बाद उसको बिना लैम्प के ही जाना है। क्या कह रहा है, and the person who returns the lamp has to cross the bridge again without lamp। To cross the bridge, the time taken by them is follows। एक जो है 1 मिनट लेता है, ए 1 मिनट लेता है, बी आपका लेता है 2 मिनट्स लेता है, सी लेता है 7 मिनट्स, ठीक है, एंड डी लेता है 10 मिनट्स। तो डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब स्पीड कम हो गई, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टाइम उतनी कम स्पीड, ये सबसे कम स्पीड वाला है, ये सबसे ज़्यादा स्पीड वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि अकम्पनी यही करेगा, सबसे ज़्यादा स्पीड वाला, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वॉट इज़ द टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाई ऑल द फ्रेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज। टोटल मिनिमम टाइम कितना है रिक्वायर्ड बाई ऑल द फ्रेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज। तो क्या कह रहा है, अब सबसे पहले देखिए, क्या आप ये फंडा समझ में आ गया। 4 लोग हैं, 4 दोस्त हैं, एक पहले 2 पेयर में जाएंगे, एक लौटेगा, फिर 2 पेयर में, एक लौटेगा, फिर 2 पेयर में, एक लौटेगा, फाइनली लैंप रिटर्न करके उस एक को अकेले जाना है। जब पेयर में जाएंगे तो उनको स्लोअर की स्पीड से चलना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाईएस्ट स्पीड वाला जाएगा, तो पहले ए अकम्पनी करेगा बी को, ठीक है। मान लीजिए ये चले गए, ए कंपनी किया बी को, ये चले गए, तो स्लोअर की स्पीड से चलना है बी की स्पीड से, तो इसने 2 मिनट ले लिए, ठीक है।
उसके बाद क्या कह रहा है, ए लौटेगा, तो ए लौट आया, ए लौटने में अगला 1 मिनट लिया, ठीक है। फिर ए अकम्पनी करेगा सी को, ए ने सी को पकड़ा, चलिए भाई गए किस स्पीड से, 7 मिनट से, 7 मिनट पे जाएंगे ना, तो यहाँ 1 मिनट लौटा, यहाँ 7 मिनट हो गया, ठीक है, 7 मिनट से गए, 7 मिनट में पहुँच गए। अब फिर ए लौटेगा, कितना लिया, 1 मिनट लिया अगेन ए लौटने में। फिर बचा कौन, ए के साथ डी बचा, डी ले रहा है 10 मिनट, डी कितना ले रहा है, 10 मिनट्स ले रहा है, तो यहाँ 10 मिनट्स ऐड कर दीजिए। फिर ए लौटेगा, ए कितना ले रहा है, 1 मिनट, ए लौट आया। फिर ए जाएगा, लैंप को यहाँ पे ड्रॉप करके ए जाएगा, तो ए कितना ले रहा है, 1 मिनट, ऐड कर लीजिए, कितना हुआ आपका, 2 1 3 7 10 1 11 10 कितना हो गया, 21 22 23 23 मिनट्स टोटल लग रहे हैं उनको, पहली चीज, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम 23 मिनट्स लग गया। इस तरीके से देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको आधे पेज का क्वेश्चन है देखिए, बट है कितना इजी। तो यू कैन सी कि ऐसे बहुत छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, थोड़ा सा रफ कर लीजिए, ठीक है, पेंसिल से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 grams of sugar was mixed in 180 ml water in a vessel A. 30 ग्राम 180 ml, ठीक है, वेसल ए। अगला क्या कह रहा है, 40 ग्राम is mixed in 280 ml of water in vessel B. 280 ml, 280 ml वेसल बी। अगला कह रहा है 20 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्स इन 100 ml ऑफ वाटर। 20 ग्राम 100 ml वेसल सी। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सोल्यूशन इन वेसल बी स्वीटर देन सी, स्वीटर देन ए, एज स्वीट एज इन सी, लेस स्वीट देन ए सी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किस वेसल में पूछ रहा है, बी वेसल में पूछ रहा है ना, इस वेसल में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो भाई 30 ग्राम शुगर इसमें मिक्स कर रहे हैं ना 180 ml में, तो 1 ग्राम का मिक्सचर निकाल लीजिए। 1 ग्राम कितने, भाई शुगर जितनी इक्वल क्वांटिटी, अगर शुगर की इक्वल क्वांटिटी ले रहे हैं तो पानी जितना ज़्यादा होगा, भाई हम 1 बकेट पानी में अगर 1 ग्राम शुगर मिलाएंगे तो नहीं मीठा होगा। लेकिन वही अगर मैं 1 ग्राम शुगर को मैं 10 ml पानी में मिलाऊं या ग्लास में मिला दूं 250 ml में, तो मीठा होता है। तो माने पानी की क्वांटिटी जितनी कम रहेगी उतनी ज़्यादा शुगर मीठी हो, उतना ज़्यादा सोल्यूशन आपको मीठा मिलेगा। तो शुगर की क्वांटिटी आप पहले तो एक कर लीजिए सिंगल, वो कब मिलेगा, जब आप कोई भी एक चीज़ फिक्स कर लीजिए, या तो वाटर की क्वांटिटी फिक्स कर लीजिए, तो वो ज़्यादा है तो इसको छोड़िए, इसको फिक्स करिए। अगर मैं 1 ग्राम शुगर लूँ तो 30 ग्राम मिलती है इसमें 180 ml में, तो 1 ग्राम में कितना इफेक्ट हुआ, 6 ml में मिला दिया। मान लीजिए इफेक्ट कितना आएगा, जितना 1 ग्राम को 6 ml में मिलाएंगे। यहाँ देखिए 40 ग्राम को 280 ml में मिलाया, तो 1 ग्राम को 4 7 यानी यहाँ पे 7 ml में, 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में आपको वाटर देख लेना है। तो जितना कम वाटर 1 ग्राम में उतना ज़्यादा स्वीट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो रहा है क्योंकि बी पूछा है, तो बी जो है 1 ग्राम शुगर रेस्पेक्ट मिल रही है आपको, कितना 1 ग्राम शुगर मिल रही है 7 ml के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए 20 ग्राम 100 ml, यानी 1 ग्राम अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो 5 ml हो जाएगा। हमने सिंपली किया कि भाई 100 ml में 20 ग्राम मिला रहे हो, तो 1 ग्राम का सोल्यूशन क्या होगा, 20 से डिवाइड कर दो 5 ml। तो अब ये देखिए इसमें पानी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ये सी से भी कम स्वीट होगा, ए से भी कम स्वीट होगा। जितना पानी ज़्यादा उतना कम स्वीट। सबसे जो स्वीट होगा 5 ml वाला होगा, उसके बाद स्वीट होगा 6 ml वाला, उसके बाद 7 ml वाला। यानी बी जो है वो सी से कम स्वीट है, लेस स्वीटर देन सी, लेस स्वीट देन सी एंड एज वेल एज लेस स्वीट देन ए। आंसर है लेस स्वीट देन दैट इन सी। तो ठीक है, डी इज करेक्ट। अगला पहले जो 2 हैं वो नहीं है करेक्ट। एक में दे रहा है स्वीटर देन सी, नहीं भाई ये 5 ml में मिल रहा है, ये 7 ml में उतनी शक्कर मिल रही है, तो कैसे स्वीटर होगा।
स्वीटर देन ए, नहीं, ये भी 6 ml में मिल रही है उतनी ही शक्कर, और ये 7 ml में मिल रही है उतनी ही शक्कर, तो इसमें भी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये स्वीटर नहीं होगा। एज स्वीट एज इन सी, नहीं, 5 ml 7 ml, नो। तो अगला है लेस स्वीट देन दैट इन सी, ठीक है, आंसर है डी इज करेक्ट। चलिए अगला है, इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट्स इन अ क्लास कंट्रीब्यूट्स एज मेनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। तो कभी भी ऐसा है तो सबसे पहले तो मान लिया भाई, क्या कह रहा है कि हर स्टूडेंट उतना ही कंट्रीब्यूट करता है जितने क्लास में नंबर हैं, स्टूडेंट नंबर हैं। तो अगर x स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट x रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेगा पर स्टूडेंट, ठीक है, x रुपीज़ पर स्टूडेंट। तो अगर मैं कहूँ कि 4 बच्चे हैं, 4 रुपए हर एक बच्चे ने किया, तो कितना हो जाता है 4 का स्क्वायर, 4 × 4। तो x बच्चे हैं और हर बच्चे ने x रुपीज़ किया, तो कितना हो जाएगा x × x। सबसे पहले तो इतने रुपए आपके हो गए, इस इतने स्टेटमेंट से आपको ये इक्वेशन मिल गया। अगला क्या कह रहा है, विद द एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 बाई 1 स्टूडेंट ओनली। अगर इतने में 2 रुपए का केवल एक स्टूडेंट ने एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर दिया है, एक स्टूडेंट ने किया है, द टोटल कलेक्शन इज ₹443। टोटल कलेक्शन इज 443। समझ में आया कैसे किया, एक्स स्क्वायर, तो भाई पर स्टूडेंट उतना ही कर रहा है जितने स्टूडेंट है। तो अगर x स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट x रुपए कर रहा है, तो x × x रुपए हो जाएंगे कलेक्शन। आप कह रहा है एक बच्चे ने 2 रुपए ज़्यादा दे दिए भाई, चलिए भाई +2 कर दीजिए, तो टोटल कलेक्शन 443 हो रहा है। यानी एक्स स्क्वायर कितना मिल गया, ये 2 माइनस करिए 441, तो x कितना हो गया 21, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, ठीक है। तो x = 21, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि नहीं, हाँ, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, तो देयर आर 21 स्टूडेंट्स। तो आंसर इज बी, 21 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप आंसर दे सकते हो, बस एक फंडा ध्यान रखो, जो क्वेश्चन में कहता है उसको रफ में लिखते जाओ। अगर ये आपने करना सीख लिया तो मैथ्स का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, कोई फॉर्मूला गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Anita's mathematics test had 70 problems carrying equal marks. That is 70 क्वेश्चन है उसके पेपर में। अरिथमेटिक 10 अरिथमेटिक है, इक्वल मार्क्स है, 70 क्वेश्चन है और सबके इक्वल मार्क्स है। 10 अरिथमेटिक के कितने हैं 10। अगला क्या कह रहा है 30 एल्जेब्रा के कितने हैं 30, ठीक है। अगला कह रहा है एंड 30 ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के कितने हैं 30, ठीक है। 10 अरिथमेटिक के हैं, 30 क्वेश्चंस अलजेब्रा के हैं, 30 क्वेश्चंस ज्योमेट्री के हैं। ये भी परसेंटेज का है, देखिए परसेंटेज 2 क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। Although she answered 70% of the arithmetic, although she answered 70% of the arithmetic, 70% of 10, यानी 70 इंटू परसेंट को सिंपली 70/100 लिख देंगे। 70% कभी भी जब परसेंट लगा रहे हटाएंगे तो 70/100 कर देंगे, इंटू 10 कर दीजिए, यानी 7। इस तरीके से आप सबके निकाल लेंगे, 7 यानी 7, ठीक है। 70% ऑफ अरिथमेटिक, 40% ऑफ एल्जेब्रा के 40%, 30 इंटू 40/100 यानी 3 4 12। अगला क्या कह रहा है एंड 60% ऑफ ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्री का 60%, 60/100 इंटू 30 यानी 6 3 18, उसने इतने सॉल्व किए, ठीक है, इतने परसेंट उसने हर उसमें सॉल्व किए हैं। तो क्या कह रहा है शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस देन 60% मार्क्स। क्या कह रहा है कि वो नहीं पास हुई क्योंकि वो 60% से कम मिला, यानी पासिंग मार्क इज 60%। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे 70, इसका पासिंग मार्क कितना हो गया 60/100, 60% हो गया ना, 70 टोटल है, उसका 60% पासिंग मार्क है। 7 6 42 आ गया, ये 0 0 कट गया, 42 आ गया, यानी टोटल 42 अगर वो कर लेती तो पास हो जाती। तो अगला क्या कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% पासिंग मार्क। तो 60% पासिंग मार्क यानी 42 क्वेश्चन किए कितने उसने 7 और 12 19 8 27 एंड 10 37,
37 उसने किए थे, यानी अगर वो 5 और कर लेती तो वो पास हो जाती। तो 5 क्वेश्चन, तो आंसर इज बी 5। ओके डन। देखिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, मतलब आप धुएं में उड़ा दोगे, इतने बढ़िया से आप कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज। 18 है वेरी टॉल बॉयज। ओके, ये बहुत टॉल हैं। ठीक है, चलिए भाई, इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज, ये जो है इज इक्वल टू 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4 ऑफ द बॉयज, ऑफ द बॉयज। ये टॉल बॉयज हैं और 3/4 ऑफ द बॉयज हैं। अगर मैं बॉयज का नंबर x मानूं तो 3/4 ऑफ x, ऑफ x मतलब इंटू x इज इक्वल टू 18 टॉल बॉयज। तो सबसे पहले तो इससे आप x निकाल लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपॉन 3, 6 और 4 जा 24 आ गया। यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 24 है। क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए साथ में, फंडा ध्यान रखिए, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते चलिए। 24 बॉयज आ गए। क्या बोल रहा है आपसे, and the total number of boys is 2/3 of the total number of students। अब अगेन अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट y है तो y का 2/3 है टोटल नंबर ऑफ बॉयज। कितने आए हैं, 24 आया है। ठीक है, देख लीजिए 12 और ये 3 जाके इधर बना देगा, y इज इक्वल टू 36, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 है। पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, 36 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ये कैसे निकला, आपको समझ में आया कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज, यहां मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉयज लिखा इज यानी इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने y माना, उसका 2/3 निकाला। 2/3 मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई किया और वो क्या दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 24। इस इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने, कैसे किया, 3 को यहाँ ले गए मल्टीप्लीकेशन में, 2 को यहाँ ले गए डिवीजन में, सीधे 2 12 24 होता है और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 36 आ गए। अब 36 स्टूडेंट है जिसमें 24 बॉयज हैं, तो बाकी की गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 12। तो आंसर इज बी 12 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए आप चाहो तो अपना पासिंग मार्क हाफ एन आवर के अंदर ले सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट्स आप अपना पासिंग मार्क इजीली ले सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर सकते हो पेपर को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वॉज 5000। The monthly average salary paid to the male and female employees was 5200 and 4200 respectively. Then the percentage of male employees in the company, males employed in the company is। ठीक है, तो इसको वैसे तो आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, नहीं तो देखिए क्या कह रहा है, The monthly average salary paid to all employees of a company was 5000। एवरेज सैलरी, अगर टोटल एम्प्लॉयज x हैं या x मेल एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, नहीं टोटल एम्प्लॉयज अगर x हैं और मान लेते हैं कि 5000 पर एम्प्लॉय को एवरेज मिलता है, तो टोटल सैलरी कितनी पे हुई, 5000x टोटल सैलरी पे हो गई। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज वॉज ₹5200, यानी मेल एम्प्लॉय को उन्होंने 5200 पे किया, तो टोटल सैलरी मेल एम्प्लॉय को इतनी पे हुई और फीमेल एम्प्लॉय को 4200 पे किया, 4200 पे किया फीमेल एम्प्लॉयज को। ठीक है, ये किया उन्होंने, तो इतनी टोटल सैलरी पे हुई, तो इसको इक्वल कर दीजिए 5000x आ जाएगा। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी। आपको मेल्स कितने परसेंट डिप्लॉय किए गए हैं, एम्प्लॉयड है ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x क्या है, मेल प्लस फीमेल, तो इसको m प्लस f लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इधर है आपका 5200 मेल, इधर है आपका 5200
50,000, इसको अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5,000 इंटू एम प्लस 5,000 इंटू एफ, तो 5,000 इंटू एम को इधर लाइए तो 5200 में 5,000 माइनस हो जाएगा, यानी 200 एम इज इक्वल टू ये 42 एफ को इधर ले जाइए तो 5,000 एफ माइनस 4200 एफ यानी 800 एफ। ठीक है, यानी 200 मेल इज इक्वल टू 800 एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय अपॉन एम प्लस एफ, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो आपको एम और एफ का जो रेशियो मिल गया ये 4f हो गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, परसेंटेज। किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज का परसेंटेज निकालना है तो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब एम प्लस एफ, यही करते हैं ना, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा मेल एम्प्लॉयज का। मेल एम्प्लॉय को आप एम रखिए अपॉन एम प्लस एफ, तो एम प्लस एफ की जगह एम अपॉन 4 कर सकते हैं आप, कर दिया, इज इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, 4m प्लस m यानी 5m हो गया और ये 4 ऊपर चला गया, यानी 4m अपॉन 5m इंटू 100, m कैंसिल कर दीजिए, 20 यानी 80%, 80% आपके मेल एम्प्लॉयज है। बस आपको ये, अब जरूरी नहीं कि 2 इक्वेशन बने, आप नंबर निकालिए तब सॉल्व कीजिए। अगर ये भी आ गया आपका तो आप कर दीजिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मेल एम्प्लॉयज का परसेंटेज निकालना है तो मेल एम्प्लॉयज अपॉन टोटल एम्प्लॉयज, परसेंटेज तो टोटल पे ही निकलता है ना, तो टोटल एम्प्लॉयज इंटू 100 कर दिया आपने। एफ की जगह आपने यहाँ से एफ इज इक्वल टू एम अपॉन 4 रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। एम कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, इधर एम प्लस 4m 5m हो जाएगा, तो 4m अपॉन 5m इज इक्वल टू 100, सॉल्व करके 80%। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया आपने, 1 मिनट भी नहीं लगा। आई थिंक मैं बता रही हूँ इसलिए शायद में भी 1 आध मिनट लग जाए। आप जब सॉल्व करोगे तो अगर मैं दो वीडियो में अगर मैं एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ क्वांट का, यानी 27 क्वेश्चन, तो आप ये ध्यान रखिए आप उसी चीज़ को हाफ एन आवर यानी 1 वीडियो के टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि मेरा आधा टाइम बोलने, बताने और समझाने में जाता है। ठीक है, सो डू कीप इन माइंड। चलिए नेक्स्ट इज, two numbers x and y are respectively 20% and 28% less than a third number। कोई नंबर z है, उससे 2 नंबर, एक नंबर x है, दूसरी नंबर y है, क्या कह रहा है, 20% एंड 28% लेस देन द थर्ड नंबर। ये जो है ये -20% लेस है, ये जो है ये -28% लेस है। ठीक है, क्या कह रहा है अगला, क्या कह रहा है, बाई वॉट परसेंटेज इज द नंबर y इज लेस देन द नंबर x। यार परसेंटेज के तो आपके पास काफ़ी हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए परसेंटेज के, चौथा। और परसेंटेज में मैंने करीब 4 से 5 वीडियोस बनाए। परसेंटेज जरूर देखिए, पुराना वीडियो भी देखिए, पूरा डिटेल्ड में समझाया है, और नया अभी रिसेंट में ही बनाया था, करीब आई थिंक 15-20 डेज बैक मैंने परसेंटेज का एक समराइज्ड वीडियो बनाया था, उसको भी जरूर देखिए। ठीक है, चलिए, बाई वॉट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x, लेस देन द नंबर x। मैंने आपको बताया है कि जब लेस देन द नंबर x होना है, यानी x माइनस वाई, ये लेस निकल आया, अपॉन लेस देन द नंबर x। अब इसका आपको इसका परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, तो x के हिसाब से ही करेंगे, अपॉन x कर देंगे। चलिए इसको देख लेते हैं पहले, बाई वॉट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x। तो सबसे पहले तो x है क्या, अगर मैं z लूँ तो x इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा लेस देन z, है ना, यानी z का 20% घटा दो। अगर z 100% है तो 20% घटा दो, उतना x है, यानी 80% है x ऑफ z। ठीक है, y अगर मैं देखूं तो 28% घटा दो, यानी 72% ऑफ z। समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया होगा भाई, ये 20%, ये 100% अगर मैंने ले लिया
तो ये 80% हो गया, ये 72% हो गया। इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब हमें लेस निकालना है। अब x माइनस वाई निकाल लीजिए। तो 80% ऑफ जेड, 72% ऑफ जेड, ये दोनों ही परसेंटेज ऑफ जेड में है। तो सिंपली आप दोनों को माइनस कर सकते हैं, यानी इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 8% ऑफ जेड। ठीक है, यानी डिफरेंस 8% आ गया। ठीक है, या 8 आ गया, आप 8 मान के रख लीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ, पूछ रहा है आपसे by what percentage is the number y less than the number x। ठीक है, लेस देन द नंबर x पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपका x के सापेक्ष में ही निकालेंगे। ठीक है, यानी 8% ऑफ z अपॉन x कितना है, 80% ऑफ z। ठीक है, तो x माइनस वाई आपने निकाला और यहाँ पे अपॉन x कर दिया, इंटू 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में। क्योंकि ये परसेंटेज तो एक दूसरे को खत्म कर देगा। ये 8 है, ये कितना हो जाएगा 10, तो 1/10 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा आपका 10%, यानी 10% लेस है। कैसे निकाला, लेस निकालने के लिए जितना लेस है वो अपॉन जिससे लेस है वो इंटू 100 करना है बस। तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे इसी फॉर्म में रख दीजिए, सब माइनस करते जाइए बस। इसको सिंपली आप मान लेते हैं कि डिफरेंस 8 है अपॉन x 80 है, इंटू 100 कर दो, ये भी सही रहेगा आपका, क्योंकि हर चीज ही परसेंटेज ऑफ जेड में दी है ना। तो जब रेस्पेक्टिव वैल्यू सेम है तो ये चीजें सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। 10 आ गया आपका, 10% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, अभी ये फर्स्ट वीडियो हमारा इतना ही रहने दीजिए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिनिश करेंगे एंड आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर का क्वांट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में फिनिश हो जाएगा एंड देन विल मूव टू द रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। उसमें भी डाइस वाला हो चुका है, अपना सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है, और आई थिंक और 1-2 हो चुके हैं, काउंटिंग द फिगर्स हो चुका है, काफ़ी कुछ हो चुका है। इसलिए बिल्कुल ध्यान अच्छे से करिए, कोई घबराने की बात नहीं है। वैसे तो आप पूरे क्वेश्चन इसी के बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग एंड इसको कोशिश करिए कि रीजनिंग और मैथ्स जो पोर्शन है आपका, वो आपको पासिंग मार्क पूरा कवर करा दे, उसमें एक भी गलत होने की गुंजाइश मत रखिए। आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, नॉट ओनली द पासिंग मार्क। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।